ओके, अभी मैंने स्क्रीन शेयर की है, आप देख सकते हैं? यस सर। ओके, तो ये आपके सामने एक सीरीज दी हुई है। अगर आप देखेंगे के स्क्वायर, के वेरीज फ्रॉम 1 to 3, तो ये एक फाइनाइट टर्म का सम है एक्चुअली, यानी फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है, के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 2 और के इक्वल टू 3। तो सिमिलरली ये नीचे भी एक लिखे। अब के को आई से रिप्लेस कर दें, इसको एम से रिप्लेस कर दें, इसको एन से रिप्लेस कर दें, सो उसके जो मीनिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो इक्वेशन है कि आप के स्क्वायर एंड समेशन के फ्रॉम 1 to 3, इसको अगर आप आई स्क्वायर लिख दें, समेशन आई फ्रॉम 1 to 3, तो ये जो इंडेक्स है इस समेशन के, ये इंडिसेस हैं बेसिकली। ये जो के आई, इसके साथ आप एन लिखें, एम लिखें, अगर आप किसी भी और सिंबल से इसको रिप्लेस करेंगे तो इसके ओरिजिनल मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज ए कॉन्सिक्वेंस हम कहेंगे कि ये जो इंडेक्स है समेशन के, इसको हम कहेंगे ये एक डमी वेरिएबल है। सो यू कैन रिप्लेस इट विद एनी अदर वेरिएबल, एनी अदर पैरामीटर, so that it may not change the actual meaning, actual context, actual concept of the series actually. तो ये जो k है ये एक्चुअली डमी वेरिएबल है, so you can replace it with any other variable or parameter. तो आपके पास किसी भी सीरीज में कई दफ़ा आपको चेंज ऑफ वेरिएबल करनी पड़ती है, कई दफ़ा आपको समेशन के इंडिसेस को या उसकी जो अपर लोअर लिमिट्स हैं उनको चेंज करना पड़ता है। सो बेटर इज़ कि आप चेंज ऑफ वेरिएबल के लिए जब आप उसको कोई सब्स्टिट्यूशन देते हैं, लेट्स से के से आई में जाते हैं या के से एम वेरिएबल में या एन वेरिएबल में जाते हैं, पी वेरिएबल्स में जाते हैं, तो आप उस सब्स्टिट्यूशन के साथ उसके जो अपर और लोअर लिमिट्स हैं उनको भी आप चेंज करते हैं। तो इसको हम चेंज ऑफ इंडिसेस कहते हैं एक्चुअली। किसी भी सीरीज की आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, यानी कि कुछ टर्म आगे जा सकते हैं, कुछ टर्म पीछे जा सकते हैं बाय सर्टेन सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली होता यह है कि जब आप दो इनफाइनाइट या दो फाइनाइट सीरीज को आपस में ऐड करते हैं, तो वो तभी ऐड हो सकती हैं जब उनके समेशन इंडिसेस जो हैं या उसकी जो लिमिट्स हैं वो सेम हों। यानी जैसे आप कहते हैं ना कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स को जैसे आप ऐड करते हैं, 3 + 4 वो 7 है, लेकिन अगर आप 3 प्लस कोई और नंबर आप ऐड करना चाहते हैं, लाइक कोई और ऑपरेटर ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर, जैसे रियल नंबर में आपके पास 3 है फॉर एग्जांपल, और दूसरा आप मैट्रिक्स ऐड करना चाहते हैं, तो मैट्रिक्स को आप स्केलर में ऐड नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक्स उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ ऐड होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो समेशन है, इसका अलजेब्रा ये कहता है कि समेशन समेशन नहीं ऐड होगा, वो समेशन आप कॉमन उस वक्त ले सकते हैं जब उसकी अपर और लोअर लिमिट्स सेम होती हैं एक्चुअली। तो इसलिए कई दफ़ा जब आप एक डिफरेंट सीरीज उनको आप सम अप कर रहे होते हैं, उनका डिफरेंस ले रहे होते हैं, उनका प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, तो आपको उनके इंडिसेस को सेम बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आप चेंज ऑफ वेरिएबल अप्लाई करते हैं, आप कुछ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, ताकि वो जो सीरीज हैं उनका जो लोअर और अपर लिमिट्स हैं वो सेम हो जाएं और आप उसको कॉमन लेके बाकी तमाम को आपस में ऐड अप कर सकें। सो ये जो चेंज ऑफ इंडिसेस या चेंज ऑफ वेरिएबल है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक सम की फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे सीरीज को आपस में एडिशन या उनकी सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये एक स्लाइड नंबर अगर आप 4 को देखें तो उसमें ये देखें एक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, बल्कि रादर एक फाइनाइट सीरीज है, के 0 से के 6 तक 1/k+1। तो अब इसमें लेट्स से कि आप ये चाहते हैं कि ये के 0 से स्टार्ट ना हो बल्कि 1 से स्टार्ट हो, तो अब आप इसमें के को ऐसे वेरिएबल से रिप्लेस करें, चेंज ऑफ वेरिएबल ऐसे करें कि जो नया वेरिएबल है वो 1 से स्टार्ट हो, और ऑफ कोर्स 1 से होगा तो वो 6 की बजाय 7 तक जाएगा। तो यहाँ पे देखें k+1 को j रख लिया गया, तो जब j रखा है तो ये 1/j बन जाएगा, लेकिन उसके साथ k को अगर आप 0 देंगे तो j की वैल्यू 1 होगी, k को 6 देंगे तो लोअर अपर लिमिट्स भी आपने चेंज करनी है। तो अब देखें कि ये नीचे एक जो सबसे अगर आखिरी स्टेप इसका देखें कि 1/k+1 इज रिप्लेस विद 1/j with the very fact that k is from 0 to 6 and j is from 1 to 7। याद रखें जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, समेशन के इंडिसेस चेंज करेंगे, उसके वेरिएबल्स को चेंज करेंगे, तो उसके साथ उसकी लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं। जैसे आप प्रॉपर इंटेग्रल या डेफिनेट इंटेग्रल में जब आप देखते हो कि लिमिट a to b f of x इंटेग्रल की, तो जब आप इंटीग्रेशन में कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हो तो
तो उसके साथ साथ वो जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस तरह का समेशन इंडेक्स चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जी आपकी की तमाम जो सीरीज सम अप हो रही हैं आपस में डिफरेंट सीरीज, उनका जो अपर लोअर लिमिट सेम हो जाएं, तो आप अकॉर्डिंगली वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो ये चेंज ऑफ वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली इसको आप अप्लाई करते हैं जब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स आ जाए और उस पर आप पावर सीरीज मेथड अप्लाई करते हैं। तो पावर सीरीज मेथड में डिफरेंट सीरीज आपस में जब ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो वो डिफरेंट इंडिसेस के साथ और डिफरेंट लिमिट्स के साथ होती हैं। तो इसलिए अलजेब्रा उसी वक्त कन्वीनियंट होगा, उनको उस वक्त इजीली सम या डिफरेंस उनका ले सकते हैं जब उनकी इंडिसेस सेम हो। तो चेंज ऑफ वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अ, यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है कि आप किस तरीके से चेंज ऑफ वेरिएबल को अप्लाई करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्लाइड नंबर 4 में, एंड देन स्लाइड 5 आपके सामने शो हो रही है कि जिसमें कहा गया कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग समेशन बाय मेकिंग द स्पेशल चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे इसने चेंज ऑफ वेरिएबल दी है कि रिप्लेस के माइनस वन विद जे। तो के की वैल्यू यहाँ से जे प्लस वन आ जाएगी और अकॉर्डिंगली इसकी जो अपर और लोअर लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। तो ये जो सबसे आखिर में अगर आप देखें कि ये जो पूरा आपके पास nth टर्म या इसकी मैं कहूँ kth टर्म है, k ओवर n प्लस के, ये रिप्लेस होगी विद जे प्लस वन ओवर एन प्लस जे प्लस वन। तो यहाँ से याद रखें जब आप सब्स्टिट्यूशन के से जे में जा रहे हैं तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो भी के से जे में चली जाएंगी और उसमें पॉसिबिलिटी है कि लोअर अपर लिमिट्स जो हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाए। सो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू गेट अ सीरीज इन द न्यू फॉर्म एक्चुअली। अब देखें जो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, 5.1.3, ये जो फर्स्ट इक्वेशन नजर आ रही है स्लाइड नंबर 6 में, ये एक्चुअली के से आप जे में चले जाए। अब आप इस जे को के भी रख लें, एम रख लें, पी रख लें, क्यू रख लें, ये जे जो है ये डमी है। आई मीन यू कैन रिप्लेस जे विद एनी अदर पैरामीटर एक्चुअली। तो यहाँ पे जे को के रख दिया गया है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 है जो मिडल इक्वेशन है आपके सामने, आप देख सकते हैं इसको। सो जब आपने जे को के से रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन है एक फॉर्म से दूसरी, यानी nth टर्म बज़ाहिर इन दोनों की डिफरेंट नजर आ रही है आपको, लेकिन nth टर्म जो है एक में k ओवर n प्लस के है, दूसरे में k प्लस वन ओवर n, इसमें शिफ्टिंग है एक्चुअली। तो आप एक स्टेप पीछे चले गए हैं, राइट साइड जो है वो एक स्टेप पीछे है, बैकवर्ड है, जबकि लेफ्ट साइड एक स्टेप आगे है। तो अकॉर्डिंगली आपने k 0 टू n इसको कर दिया और दूसरे को k इक्वल टू 1 टू n प्लस वन है। तो याद रखें ये जो डमी वेरिएबल है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वेरिएबल से। अब देखा जाए तो ये दोनों इक्विवेलेंट सीरीज हैं। जब आप इनको ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड की लेंगे, फर्स्ट टर्म राइट हैंड साइड की लेंगे, दे विल बी सेम। सिमिलरली सेकंड टर्म दोनों साइड की सेम होगी, थर्ड टर्म दोनों साइड की सेम होगी, फोर्थ टर्म दोनों साइड की सेम होगी। देन यू स्टडी अबाउट द फैक्टोरियल नोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जब आप सिलेक्शंस करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आउट ऑफ अ गिवन लॉट। या आपने लेट से आपके पास कोई एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं और आप उसमें से उसके कुछ सबसेट्स लेना चाहते हैं r एलिमेंट्स के, तो वहाँ पे ये फैक्टोरियल जो है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होता है जब आप कम्बिनेशंस या परमोटेशंस लेते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की या उनके सेट्स की। तो फैक्टोरियल नोटेशन को डिफाइन किया गया है कि n फैक्टोरियल इज एक्चुअली n टू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू सो ऑन 3 टू 1। मतलब 5 फैक्टोरियल है तो आप इसको ओपन अप करके लिख सकते हैं 5 4 3 2 1। याद रखें फैक्टोरियल हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर का होता है। आई मीन इट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्चुअली 1, और इसका प्रूव भी कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल किस तरीके से 1 के इक्वल होता है। और 1 से ऑनवर्ड अगर आप n को वैल्यू देंगे तो इट विल बी n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ये आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा। ये डिफरेंट नंबर्स के फैक्टोरियल्स इनको ओपन किया गया है। इवन ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो फैक्टोरियल में दी गई हैं, इनको सिंप्लीफाई किया गया है। अब जैसे ये 8 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल है, तो एक तो ये है कि आप दोनों फैक्टोरियल्स को ओपन कर दें। दूसरा ये है कि नीचे 7 फैक्टोरियल ऊपर 8 है, तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल करके 7 फैक्टोरियल से नीचे कैंसिल कर दें, इसका आंसर जो है वो 8 आएगा।
एक्चुअली हम कहते हैं कि n+1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल दैट विल गिव यू n+1। तो इनकी सिंप्लीफिकेशन ये नेक्स्ट स्लाइड 9 10 में, स्लाइड 9 में इनको आंसर किया गया है और ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं होगा। एक्चुअली फैक्टोरियल को हम अप्लाई करते हैं इन डिटरमिनिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स एक्चुअली, कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किसी कॉम्बिनेशन में लिखे गए हैं, वो किसी ऑर्डर में हैं या किसी ऑर्डर में नहीं हैं। तो उनका जब आपने देखना है कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल एक्चुअली। जैसे आप कहते हैं कि आपने एक टीम बनानी है, लेट्स से क्रिकेट टीम बनानी है, कोई फुटबॉल टीम बनानी है क्लास की, तो उसमें आप कुछ कॉम्बिनेशंस उसके डिफाइन करते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं और आपने उसमें लेट्स से 4 टीम्स बनानी हैं और उन 4 टीम्स में आपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डालने हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे। उसमें हर टीम में एक एक रिपीटिशन हो दूसरी टीम के साथ, फिर कितने कॉम्बिनेशन है। किसी टीम में एक से ज़्यादा रिपीटिशन हो। आई मीन कि जब आप कॉम्बिनेशंस बनाते हैं आउट ऑफ द लॉट ऑफ n एलिमेंट्स, तो वहाँ पे आप n कॉम्बिनेशन r यूज़ करते हैं। यानी आप r एलिमेंट्स चूज़ करते हैं आउट ऑफ n एलिमेंट्स गिवन एलिमेंट्स। तो इसको हम कहते हैं n कॉम्बिनेशन r, जो कि आप देख सकते हैं n कॉम्बिनेशन r। और इसका फार्मूला ये है कि n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर आपके पास लेट्स से कोई एक सेट है जिसके 10 एलिमेंट्स हैं और आपने 3 एलिमेंट्स के सेट्स, उसके सबसेट बनाने हैं। 10 एलिमेंट्स का एक सेट है, उसके आपने सबसेट्स बनाने हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। और ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, दूसरा फिर कौन, लाइक उनका असेंडिंग डिसेंडिंग या किसी तरह का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप सिंपल ये कह रहे हैं कि एक सेट है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं और आपने उसके सबसेट्स बनाने हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 10 कॉम्बिनेशन 3 लेंगे। सो बाय 10 कॉम्बिनेशन 3 मीन वी मीन that there are 10 elements in a set and you are actually obtaining subset of 10 element set having 3 elements in each subset। तो कितने कॉम्बिनेशन सबसेट्स के बनेंगे जिसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे, और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। याद रखें कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन के साथ एक परमोटेशन है। जब कॉम्बिनेशन को आप कहते हैं कि ए बी है और बी है, जब मैं कहता हूँ ऑर्डर मैटर करेगा तो वो परमोटेशन होगी, जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो वो कॉम्बिनेशन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन कॉम्बिनेशन आर एंड एन परमोटेशन आर। फार्मूला में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। एन कॉम्बिनेशन आर क्या है, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस वन एन माइनस आर फैक्टोरियल। जबकि ये जो आर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में दी, इसको खत्म कर दें तो ये एन परमोटेशन बन जाएगा। सो एक्चुअली ये जो आर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, इट इज प्लेइंग द रोल रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन एंड रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो फिर ये परमोटेशन होगा, आर फैक्टोरियल 1 के इक्वल हो जाएगा। और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो फिर आप कहते हैं कि कॉम्बिनेशन रहेगा। अब आप यहाँ से एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपने कॉम्बिनेशन देखने हैं, आर कॉम्बिनेशन आउट ऑफ एन एलिमेंट्स देखने हैं, तो उसका फार्मूला ये है, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। और अगर आपने उनकी परमोटेशन देखनी है, लाइक आप कहते हैं ऑर्डर मैटर करता है, तो फिर ये आर फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा। अब मैं अगर ये कहूँ कि ये n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, ये लेट से कोई 10 नंबर आ जाता है, 20 आ जाता है, 30 आ जाता है, तो जब r पे डिवाइड करेंगे वो नंबर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशंस कम बनते हैं, परमोटेशंस ज़्यादा बनती हैं। परमोटेशन में ये डिवीजन नहीं होगी, r फैक्टोरियल वाला जो है ये डिवीजन नहीं। तो इसको अगर हम लेके चलें आगे, कॉम्बिनेशन और परमोटेशन का कंसेप्ट, तो आप बहुत सारी एप्लीकेशन इसके कंटेस्ट में कर सकते हैं। मसलन आपने बहुत सारी टीम्स बनानी होती हैं, उन टीम्स में आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी होती हैं। लेट्स से ऑर्डर की रिस्ट्रिक्शन आ गई है, आप कहते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। इसी तरीके से आपने किसी मशीन का, कंप्यूटर का, किसी चीज़ का कोई पासवर्ड सेलेक्ट करना है आउट ऑफ द यानी अवेलेबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं या अवेलेबल एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं कहता हूँ हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, इसी तरीके से हमारे पास सिंगल डिजिट 10 नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक। अब हमने कोई पासवर्ड लेना है, लेट्स से कि इट मस्ट कंटेन आइदर द न्यूमेरिक और द अल्फ़ाबेट, और उसके साथ उसके कोई और सिंबल्स वगैरह होने चाहिए। तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं
कितने कम्बिनेशन हैं एक पासवर्ड सेलेक्ट करने के 4 डिजिट का, जिसमें हम कहते हैं कि एक न्यूमेरिक होना चाहिए, जिसमें हम कहते हैं कि एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, इसमें हम कहते हैं कि एक सिंबल होना चाहिए। सो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन वी कुड हैव फॉर सेटिंग अ पासवर्ड और फॉर सेटिंग अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम पिन कहते हैं एक्चुअली। ये जो कॉम्बिनेशन, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, उसमें हम कहते हैं ऑर्डर मैटर करेगा तो क्या होगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो क्या होगा। जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो हम कहेंगे हम एन कॉम्बिनेशन आर एवेल्युएट करें, जब ऑर्डर मैटर करेगा तो हम कहेंगे एन परमुटेशन आर। तो इसको एक्सप्लेन हम या एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर नंबर 25 में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक फार्मूला के तौर पे एक्सप्लेन किया गया कि फैक्टोरियल क्या होता है और इस फैक्टोरियल का यूज़ कहाँ पे आता है जब आप कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं एन एलिमेंट्स में से आर एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन। सो ये कुछ एग्जांपल्स के साथ 8 कॉम्बिनेशन 5, 4 कॉम्बिनेशन 0, n प्लस 1 कॉम्बिनेशन n, तो इनको उसी फार्मूला में पुट किया जा रहा है एन कॉम्बिनेशन आर से, और सिंप्लीफाई करके जस्ट रिजल्ट बताया जा रहा है कि 8 कॉम्बिनेशन 5 का मतलब क्या है, 56 है, 4 कॉम्बिनेशन 4 का मतलब 1 है। याद रखें एन कॉम्बिनेशन n, कि जब आपने एन एन एलिमेंट्स से कॉम्बिनेशन लेना है तो वो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। लाइक आपके पास 10 एलिमेंट्स का सेट है और 10 एलिमेंट्स का सबसेट बनाना चाहते हैं तो वो एक ही सेट बनेगा, और उसको हम कहेंगे कि एन कॉम्बिनेशन एन जो है वो 1 के इक्वल है। लाइक मैं कहता हूँ कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और आप एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो 30 स्टूडेंट्स का, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, तो ओनली 1 कॉम्बिनेशन। तो याद रखें एन कॉम्बिनेशन एन दैट इज इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, ये जस्ट डेफिनेशन की हद तक एक्सप्लेन किया जा रहा है इस लेक्चर में भी, और जो लेक्चर 24 है, लेक्चर 25 में एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है आपको स्लाइड नंबर 12 में, दिस इंट्रोडक्शन इज अबाउट द मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होते हैं, और इसको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू सिर्फ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। बड़ी सादी सी बात है कि ये जैसे आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई है इनफॉर्मल और फॉर्मल वे में, कि एनी होल नंबर ऑफ सेंट्स ऑफ एटलीस्ट 8 कॉइन्स कैन बी ऑब्टेन यूजिंग 3 कॉइन एंड 5 कॉइन। More formally, for all integer n greater or equal to 10, n cents can be obtained using 3 coin and 5 coin। और नीचे एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि अगर आप P ऑफ n को कहेंगे कि स्टेटमेंट है विच इज एक्चुअली n सेंट्स कैन बी ऑब्टेन यूजिंग 3 कॉइन्स एंड 5 कॉइन्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 8। अब ये एक जनरल सी स्टेटमेंट दे दी गई है। स्टेटमेंट ये है, अगर आपने इसको समझना है तो आप इस तरीके से, जैसे हमारी पेपर करेंसी है, तो पेपर करेंसी में जो सबसे कम वैल्यू का नोट है वो 10 रुपीज़ का है। 5 रुपीज़ या ये बाकी वो कॉइन्स हैं आपके पास, जो 1 रुपी है या 2 रुपी है। यानी पहला जो करेंसी, जो लोएस्ट करेंसी नोट है, लोएस्ट वैल्यू का, वो 10 रुपीज़ का है। देन यू हैव 20 रुपीज़, देन यू हैव 50 रुपीज़ की पेपर करेंसी, देन यू हैव 100 एंड 500, 1000 एंड देन 5000। तो ये 7 डिफरेंट पेपर करेंसी हैं, पेपर करेंसी नोट है हमारे पास। अब लेट्स से मैंने 27 रुपीज़ जो है बताने हैं, तो हम 27 को किस तरह कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। याद रखें कोई भी वैल्यू जो n ग्रेटर और इक्वल टू 10 होगी, याद रखें n इक्वल टू 10 इज द फर्स्ट पेपर करेंसी नोट एक्चुअली। तो कोई भी अगर आपके पास क्वांटिटी है, अमाउंट है जो कि ग्रेटर और इक्वल टू 10 है, आप उसको एज ए कम्बिनेशन ऑफ 10 रुपीज़, एज ए कम्बिनेशन ऑफ 20 रुपीज़, 50, यानी पेपर करेंसी जो नोट, जो 7 नोट है, उनके कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जो डिफरेंस आएगा बिटवीन 0 एंड 9, एक्चुअली 0 और 9 के तरह, उसमें आप कॉइन्स को एडजस्ट करेंगे, लाइक 1 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन, उनको आप एडजस्ट करेंगे। आई मीन कि कोई भी नंबर, कोई भी अमाउंट जो कि n ग्रेटर और इक्वल टू 10 है, उसको एज ए कम्बिनेशन ऑफ पेपर करेंसी नोट लिख सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि बिटवीन 0 एंड 9 अगर कोई नंबर आएगा इसमें, लेट्स से आपके पास 27 है,
तो 27 को आप 10 + 10 लिख सकते हैं। बाकी जो 7 है वो आपके कॉइन्स उसमें यूज़ हो जाएंगे। लेट्स से एक 5 रुपीज़ का कॉइन यूज़ होगा और एक 2 वाला यूज़ हो जाएगा, या 1 + 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप 127 की बात करते हैं कि 127 को आपने पेपर करेंसी नोट में कैसे उसके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये है कि आप 100 रुपीज़ का एक नोट लें, फिर 10 का एक, फिर 10 का एक, 120, और जो ऊपर वाले 7, यानी जब भी रिमाइंडर जो है वो 0 और 9 के बीच में रहेगा तो वहाँ पे पेपर करेंसी आपके पास नहीं होगी। वहाँ पे आप कॉइन्स को एडजस्ट करेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे एक एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपके पास अगर कोई 8 सेंट्स हैं या उससे ग्रेटर कोई भी वैल्यू है, यू कैन राइट इट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेंट्स एंड 5 सेंट कॉइन। यानी 3 सेंट का कॉइन भी आपके पास है और एक 5 सेंट। ये स्टेटमेंट ये दे रहा है कि कोई भी आप नंबर पिक करें जो कि ग्रेटर और इक्वल टू 8। फॉर एग्जांपल 8 को क्या लिखते हैं 3 + 5, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 + 3 + 3, जैसे ये टेबल में दिया हुआ है। 10 को आप लिखते हैं 5 + 5, सिमिलरली 11 को 3 + 3। I mean any number which is greater or equal to 8 can be written as a combination of 3 and 5। चाहे उसमें सारे 3 कॉइन्स हों, चाहे सारे 5 कॉइन्स हो जाएं, या कॉम्बिनेशन हो जाए 3 और 5 का। अब आप देखें, वैसे यहाँ 17 तक थी, आप 18 पे चले जाएं, 19 पे चले जाएं, 20, आप कोई भी डिजिट ले लें ग्रेट एन ग्रेटर और इक्वल टू 8 पे, तो बेसिकली ये आपको इन दो के कॉम्बिनेशन से मिल जाएगा। अब ये स्टेटमेंट ये है, ये एक जनरल सी स्टेटमेंट दी हुई है कि एनी इंटीजर विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 8 कैन बी रिटन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 5। चाहे वो 3 और 5 कॉम्बिनेशन में आए, चाहे वो सिर्फ 3 यूज हो या सिर्फ उसमें 5 यूज। अब आप कोई नंबर ले लें, 27 ले लें, 37 ले लें, 44 ले लें, 57 ले लें, कोई नंबर भी ले लें, आप इनको इस कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब हो क्या रहा है, जब आप 3 + 5 लिख रहे हैं तो वो 8 आ गया। अब 5 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो एक्चुअली 6 हो जाता है, जिससे 8 जो है वो 9 बनेगा। तो 6 को आप लिख सकते हैं 3 + 3। सिमिलरली जैसे आप ये 10 है, इसको आपने 5 + 5 लिखा हुआ। अब जैसे ही 10 में 1 ऐड करेंगे 11 आएगा, तो एक्चुअली 1 का कॉइन आपके पास नहीं है, तो 5 और 1 मिलके 6 बनेगा, और 6 को आप लिखेंगे 3 + 3। तो यही प्रैक्टिस थ्रू आउट आती जाएगी। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, इसी चीज़ को ये एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को जब कहते हैं कि n = 8 के लिए ट्रू है, फिर आप कोई n की कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू k लेते हैं, उसके लिए ट्रू है, और आप प्रूव करते हैं कि उससे नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी ये ट्रू है। इसी को मैथमेटिकल, इसी आर्गूमेंट को आप मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। यानी मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? इट इज़ अ मैथड It is a method for proving that a property defined for integer n is true for all values of n that are greater than or equal to some initial integer। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर आप 8 को लिख सकते हैं 3 और 5 के कॉम्बिनेशन को, तो एनी नंबर विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 8 कैन आल्सो बी रिटन एज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 5। तो ये जो आर्गुमेंट है कि जब आपने एक कंडीशन लगाई, एक हाइपोथेसिस या एक सपोजिशन डेवलप की कि 8 को 3 और 5 के कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं, तो वहां से आपने एक जनरल स्टेटमेंट दी कि कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 8 है, विद सर्टेन आर्गुमेंट और सर्टेन लॉजिक, हम उसको एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 5 लिख सकते हैं। यही मैथमेटिकल इंडक्शन है कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आप एक जनरल स्टेटमेंट प्रूव करते हैं एक्चुअली। इसको अगर आप मोर फॉर्मली, इफ यू आर डिस्कसिंग इट मोर फॉर्मली, कि आप ये कहते हैं जैसे आपने 8 को लिखा 3 + 5, तो मैंने कहा 8 में जब आपने 1 ऐड किया तो 9 बना। तो एक्चुअली दूसरी साइड पे जब 1 ऐड होगा तो वहाँ 1 का कॉइन तो नहीं है, 1 5 के साथ मिल के वो 3 और 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। एक्चुअली जब आप कहते हैं एक स्टेटमेंट किसी आर्बिट्रेरी n = k के लिए ट्रू है, तो अगर आप k में 1 ऐड कर देंगे तो उस वो भी प्रूव हो रहा है कि k + 1 के लिए भी वो ट्रू हो जाती है। यानी 1 ऐड करने से एक्चुअली आप जब 5 में 1 ऐड होगा तो वो एक्चुअली 6 बनेगा, और 6 इज अ 6 का कॉइन नहीं है, बल्कि 6 कैन बी रिटन एज 3 + 3। तो ये जो प्रोसीजर है, इससे मैथमेटिकल इंडक्शन का एक प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं, और वो स्लाइड नंबर अगर आप 15 में देखें तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है कि लेट पी ऑफ एन बी अ प्रॉपर्टी। याद रखें ये पी ऑफ एन एक स्टेटमेंट है, ये एक प्रॉपर्टी है
that is defined for integers n and let a be a fixed integer. फिक्स जैसे अब n इक्वल टू 8 था, वो एक फिक्स इंटीजर आपने कह दिया, n इज इक्वल टू 9 एक फिक्स इंटीजर है। अगर आप ये कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसी फिक्स इंटीजर के लिए, किसी फिक्स वैल्यू के लिए ट्रू है, एंड देन ये पहला स्टेप है, इसका इनिशियल स्टेप है हाइपोथेसिस से, जो आपने पहला स्टेप इसका लिया, इंडक्टिव स्टेप। दूसरा, for all integer k greater or equal to a, if p of k is true, then p of k plus is true. तो ये जो दो स्टेप्स हैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, कि आप कहते हैं कि कोई फिक्स n की वैल्यू देते हैं और उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे आपने कहा n इज इक्वल टू 8, तो आपने साबित किया कि n इक्वल टू 8 को आप लिख सकते हैं 3 + 5 एज ए कम्बिनेशन ऑफ 3 and 5। अब आप कहते हैं कि नहीं, 8 फिक्स के लिए भी ट्रू है और साथ हम सपोज करते हैं कि ये किसी आर्बिट्रेरी k के लिए ट्रू है, और आप प्रूव करते हैं उस k के बाद अगर आप उसमें 1 ऐड करेंगे उसके लिए भी ट्रू है, k + 1 के लिए, तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट जनरली तमाम n के लिए ट्रू है। अच्छा, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये नीचे जो डोमिनो फॉल है उसको एक्सप्लेन किया गया है। लाइक ये आपके पास कोई वॉल्स हैं, वर्टिकल वॉल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर प्लेस्ड विद ईच अदर। अब देखें कि डोमिनो एट नंबर 1 2 3 4 देन k। अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये हम ये कहते हैं कि डोमिनो फॉल्स बैकवर्ड, मतलब किसी एक डोमिनो को अगर आप पुश करते हैं, यू पुशेस वन ऑफ द डोमिनो लाइक n इक्वल टू 1 को आप पुश करते हैं तो 2 फॉल करेगा, 3 भी फॉल, 4 एंड सो फॉर्थ। इसी तरीके से आप किसी भी आर्बिट्रेरी डोमिनो को यहाँ से पिक करें, लाइक n इज इक्वल टू k के लिए, आप कहते हैं कि n इज इक्वल टू k डोमिनो जो है, व्हेन वी पुश इट टू द बैकवर्ड, जब आप उसको पुश करते हैं तो डोमिनो फॉल्स बैकवर्ड। तो जो नेक्स्ट डोमिनो है, क्या उस पर भी यही इफेक्ट हो रहा है, उस पर भी यही स्टेटमेंट लागू हो रही है? इसका मतलब जब आप k को कहते हैं कि हम इसको पुश करते हैं और वो नेक्स्ट k + 1 पे भी वही इफेक्ट डालता है, जिसका मतलब एक स्टेटमेंट अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है और वही स्टेटमेंट n इक्वल टू k + 1 के लिए आप प्रूव कर देते हैं कि ट्रू है, तो फिर हम कहेंगे इट इज ट्रू फॉर एवरी n। एक्चुअली आप कोई भी n पिक करें तो उसके लिए ट्रू होगा। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी आपके पास कोई एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है which you want to show that it is true for all n actually. You have to prove it by 2 steps. One step is the initial step, step 1, कि आप कोई फिक्स वैल्यू लेते हैं जिसको हम इनिशियल वैल्यू लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। फिर आप n इज इक्वल टू k आर्बिट्रेरी के लिए आप सपोज करते हैं कि ये ठीक है और आप प्रूव करते हैं कि n इक्वल टू k + 1 के लिए भी वो ट्रू है। यह आपने FSC में भी पढ़ा होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन शायद फर्स्ट ईयर में। उन्हीं लाइंस पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो इसके 2 स्टेप्स हैं, एक उसका बेसिस स्टेप है जिसको हम इनिशियल स्टेप कहते हैं, फॉर सम फिक्स वैल्यू ऑफ n यू प्रूव द स्टेटमेंट इज ट्रू। देन देयर इज एन इंडक्टिव स्टेप जिसको हम स्टेप 2 कहते हैं, जो कि एक्सप्लेन किया गया है स्लाइड नंबर 16 को अगर आप देखें, तो you just show that statement is true for n greater or equal to a. If p of k is true, then we want to prove that p of k + 1 is also true. So ये जो स्टेटमेंट है कि आप मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई प्रिंसिपल है, कोई उसकी स्टेटमेंट है, उसको आप कैसे प्रूव करते हैं, तो ये उसके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। फाइंडिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस, ये देखें यहाँ पे इसी चीज़ को एक प्रोपोजिशन दी हुई है कि फॉर ऑल इंटीजर n ग्रेटर और इक्वल टू n सेंट्स कैन बी ऑब्टेन यूजिंग 3 and 5। तो आप n इज इक्वल टू 8 के लिए उसको फिक्स करते हैं, फिर इसी स्टेटमेंट को आप कहते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है एंड यू वांट टू प्रूव इट दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। और जब आप n को k रखते हैं तो मैंने बताया कि k में जैसे ही 1 ऐड करेंगे एक्चुअली 5 6 बनेगा, तो इट विल बी रिटन एज ए कम्बिनेशन ऑफ 3 + 3। सिमिलरली जब आप उसमें एक और ऐड करेंगे, लेट से 2 ऐड कर देंगे, जैसे आपके पास 10 है तो 10 को आप 5 + 5 रखते हैं तो 11 बनेगा, तो वो क्या बनेगा 5 + 3 + 3। लेकिन जब आप 12 लिखेंगे तो 12 क्या बनेगा, इट विल बी एक्चुअली 3 + 3 + 3 + 3, यानी 4 टाइम 3 आप लिख देंगे। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसका एक्सप्लिसिट फार्मूला। और ये ज़रा देखें स्लाइड नंबर 19 में, तो ये प्रोपोजिशन दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है लेफ्ट साइड पे 1 + 2 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म विच इज
प्रूव टू बी इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन ओवर टू। याद रखें, ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, किसी इनफाइनाइट सीरीज का अगर क्लोज्ड फॉर्म में आप एक सम लिखते हैं, क्या ये सम ठीक है या गलत है, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जो मेथड ऑफ प्रूफ आपने बताया है कि आप पहले इसको एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, फिर n इज इक्वल टू k के लिए आप एज्यूम करेंगे आर्बिट्रेरी के लिए, और वहां से आप k प्लस वन के लिए इसको प्रूव करेंगे। तो अगर आप कहते हैं कि कोई भी केथ, जैसे केथ डोमिनो को जब पुश करेंगे तो क्या वो सेम इफेक्ट दूसरे पे जाता है नेक्स्ट पे, इसका मतलब है ये सक्सेसिवली यही स्टेटमेंट चल रही है, सक्सेसिवली यही इम्पैक्ट चल रहा है। तो ये इसका एक कंसेप्ट है जिसके तहत आप किसी भी प्रोपोजिशन को, स्टेटमेंट को, फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। ये n इज इक्वल टू वन के लिए देखें, इसने ये n इक्वल टू कोई भी फिक्स वैल्यू आप ले सकते हैं। तो नॉर्मली n इक्वल टू वन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट केस। तो देखें, n इज इक्वल टू वन लेफ्ट हैंड साइड पे पुट किया, फर्स्ट टर्म कंसीडर कर ली, राइट साइड पे पुट किया तो उसकी वन इक्वल टू वन आ गया। हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर p फॉर n इज इक्वल टू वन। फिर आप n इज इक्वल टू k रख दिया, और अब आप करना ये चाहते हैं कि k को k प्लस वन के लिए इसको ट्रू प्रूव करना चाहते हैं। तो अब आपने ऐसा अलजबरा करना है, ऐसा इसमें इंडक्टिवनेस इसमें इंट्रोड्यूस करनी है जिससे ये स्टेटमेंट जो है वो k प्लस वन के लिए ट्रू हो जाए। ओके, तो जब आप कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड k तक है, तो अब आप k में वन ऐड कर दें। तो दोनों साइड पे आपने k वन ऐड कर दिया, जहाँ k है उसको आपने क्या लिखा, k प्लस वन ऐड कर लिया, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो अल्टीमेट, ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये लास्ट स्टेप अगर आप देखें तो ये राइट हैंड साइड है, इसको फर्दर क्लोज्ड फॉर्म में लिखा गया और अल्टीमेटली आपके पास ये एक फार्मूला आ जाए। अब आप अगर यहाँ पे n है, k प्लस वन है, उसको आप n से रिप्लेस करेंगे, एग्जैक्टली ऊपर वाला फार्मूला आ जाएगा। इसका मतलब है जिस स्टेटमेंट को आपने कहा कि वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, वो k प्लस वन के लिए भी ट्रू है, यानी k प्लस वन को n रखेंगे तो वही फार्मूला आपके पास आ जाता है। सो you want to prove two steps. One is the basis step or the initial step, जिसमें हम ये कहते हैं कि इस इनिशियल स्टेप में आप किसी फिक्स वैल्यू के लिए स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करते हैं। फिर n इक्वल टू k के लिए आप अज्यूम करते हैं और प्रूव करते हैं कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। तो इस स्टेटमेंट को आप कहते हैं कि ये इंडक्टिव स्टेटमेंट है, और अगर ये दोनों स्टेटमेंट प्रूव हो जाती हैं तो हम इसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। इसी लेक्चर को अगर आप कंटिन्यूटी में देखें, लेक्चर नंबर परहैप्स 24, तो कुछ मजीद जो सीरीज दी हुई हैं उनका सम भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव किया जा रहा है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी स्टेप वन और स्टेप टू को प्रूव किया जा रहा है, और ये साबित किया जा रहा है कि ये जो फार्मूला है, ये जो प्रोपोजिशन है, ये जो स्टेटमेंट है, इट इज़ वैलिड एक्चुअली। तो आप किसी भी जर्नल स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, प्रोपोजिशन को आप मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो ये बड़ी एक सिंपल सी, ट्रिवियल सी वो एक्सप्लेनेशन है मैथमेटिकल। ये वैसे आपने एफएससी में भी किया होगा। एक जो रिजल्ट है उसको मैथमेटिकल इंडक्शन से यहाँ पे प्रूव किया जा रहा है। प्रूव, अगर इसमें किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे से पूछ लीजिएगा। Okay, so how you deduce different additional formulae from a given series actually? जैसे ये सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज को लेके ये नीचे सीरीज दी हुई हैं, दोनों ये ज्योमेट्रिक सीरीज हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज इसलिए है कि इनका जो कॉमन रेशियो वो सेम है। नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म, कंसेक्टिव नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म की रेशियो ले लेंगे, वो कॉमन रेशियो, ये जो दोनों सीरीज दी हुई हैं ऊपर ए और बी पार्ट में, इन दोनों के केस में ये सेम है। तो इसको जो फार्मूला है आपका ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का फार्मूला, उसको यूज किया जा रहा है, जिसमें आर रेस्ट पर आई प्लस वन माइनस वन ओवर आर माइनस वन है। तो आर आपने देखना है, आर आपके पास दोनों सीरीज में आर जो है वो कॉमन रेशियो वो थ्री के इक्वल है। तो जस्ट आप फार्मूला में आर को थ्री रखें तो आपके पास, और आपने ये देखना है कि कहाँ तक जाना है, एम माइनस टू और एम तक, यानी लास्ट टर्म उसकी क्या है, वो एम माइनस टू है पार्ट ए में और पार्ट बी में एम है। So you're just replacing I with m minus 2 and r with 3. And in case of B, you are replacing I with m and r with 3. तो ये देखिए क्लोज्ड फॉर्म में आपके पास एक
एक फाइनाइट सीरीज का एक फार्मूला आपके पास आपने यूज किया और क्लोज फॉर्म फार्मूला डिटरमिन कर लिया इसका। और सिमिलरली ये जो जर्नल सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, इसका ये जो फार्मूला आपने लिया है इसको प्रूव किया जा रहा है। ये स्लाइड नंबर 7 में आप देखें तो सिंपल क्या किया कि आपने सम के दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आपके पास एक ये जो सीरीज बन गई है वो आर रेस्ट पर n प्लस 1 है, -1 है। एस एन को कॉमन ले लिया है। एस एन क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स है। सम ऑफ एन टर्म्स से आपने एक क्लोज्ड फॉर्म फार्मूला डिराइव कर लिया है, जो कि ये लास्ट स्टेप में मैंने हाईलाइट किया है। तो इसी फार्मूला में आप आर की वैल्यू आपने पुट करनी है और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनका आप सम लेते हैं वो यहाँ पे एन पुट कर देंगे, तो आपके पास एन टर्म्स का सम आ जाएगा। और एन को अगर आप इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज का सम आएगा, जिसका फार्मूला भी एग्जिस्ट करता है 1/r-1r। डिपेंड करता है कि जो आर कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एक्चुअली। सिमिलरली ये एक सीरीज दी हुई है, ये बल्कि एक फार्मूला है, एक स्टेटमेंट है, 2 raised power 2n-1 है। इट्स नॉट लाइक 22n, रादर 2 raised power 2n-1 है ये स्टेटमेंट। तो इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक आगे एक और स्टेटमेंट है। तो ये डिफरेंट इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप 2 वे से प्रूव कर रहे हैं, एक उसका इनिशियल स्टेप लेके और एक उसका इंडक्टिव स्टेप लेके। फिलहाल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। मैथमेटिकल इंडक्शन से आप इनको स्टेटमेंट्स को प्रूव कर रहे हैं, इनमें किसी लेवल पे कोई इश्यू आया है तो जैसे ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम है स्लाइड नंबर 18 में अगर आप देखें तो ये एक प्रोपोजिशन या एक प्रॉपर्टी दी हुई है, इनइक्वालिटी दी हुई है, और इस इनइक्वालिटी को कहा जा रहा है कि आप पी एफ टू बताएं क्या होगा, क्या ये ट्रू होगा, पी एफ के बताएं, पी एफ के प्लस 1 बताएं और फिर बताएं कि क्या ये फार्मूला ट्रू है या नहीं है। ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। एक तो होता है सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन, एक है स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन। Let P of n be a property that is defined for integer n, and let a and b be fixed integer with a less or equal to b. Suppose the following two statements are true. P of a is true, P of a plus 1 is true, P of a plus 2 is true, and P of b are all true. I mean, basis step ये कहता है कि statement is true for every a, which is for every a, and b must be greater or equal to a. For any integer k greater or equal to b, if p of I is true for all integer I from a through k, then p of k is true. Inductive step. Then the statement for all integer n greater or equal to a p of n is true. The supposition that p of I is true for all integer I from a through k is called the inductive hypothesis. Another way to state the inductive hypothesis is to say that p of a plus 1, p of k are all true. अच्छा, इसको हम strong mathematical induction क्यों कह रहे हैं actually? यानी हमारे पास जो इनिशियल या इसका जो बेसिस स्टेप है, बेसिस स्टेप में आपने एक सर्टेन इंटरवल फिक्स किया। आपने कहा जी n इज इक्वल टू 8 के लिए भी ट्रू है, फिर आपने n इज इक्वल टू 9 के लिए प्रूव किया ट्रू है, n इज इक्वल टू 10 के लिए एक स्टेटमेंट ट्रू है, n इज इक्वल टू, आपने एक a फिक्स किया 8 और आपने कहा कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज एन इनिशियल स्टेप, एज ए बेसिस स्टेप फॉर 8 आर लेस आर इक्वल टू, अगर आप 8 से आगे आप 20 की लिमिट रखते हैं रेट से, यानी b को आप 20 रख लेते हैं, तो अब आपने क्या किया, आपने इनिशियली बहुत सारी वैल्यूज ले ली उसमें, p ऑफ a ले लिया, p ऑफ a प्लस 1 ले लिया, p ऑफ a प्लस 2 ले लिया, p ऑफ a, यानी आपने बहुत सारी फाइनाइट वैल्यूज ले ली हैं और आपने इसको प्रूव किया है एज ए बेसिस स्टेप कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। बजाय इसके कि आपने एक स्टेटमेंट ली, आपने उसको और स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारी फाइनाइट स्टेटमेंट, फाइनाइट वैल्यूज ली और उस पर प्रूव किया कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है। और लेट्स से 20 तक आप चले गए, तो 20 के बाद आपने फिर के ले लिया कोई आर्बिट्रेरी, और फिर के से आप के प्लस 1 प्रूव कर रहे हैं। तो टेक्निकली आपने अपने बेसिस स्टेप में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व किए हैं, बहुत सारी वैल्यूज पे आपने प्रूव किया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इट मेक्स इट अ मोर स्ट्रॉन्गर देन द अर्लियर वन, कि उसमें आप सिर्फ एक स्टेप पहला लेते हैं और फिर n इक्वल टू के एंड देन यू प्रूव इट फॉर n इक्वल टू के प्लस 1।
यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने एक सर्टेन वैल्यूज चूज की हैं इनिशियल के तौर पे, और आपने कहा कि बिटवीन ए एंड बी एवरी स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी एन, एक्चुअली ए और बी के अंदर, और फिर आपने के लिए उसको सपोज किया और के प्लस वन के लिए उसको प्रूव कर दिया। तो इसको हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, सो ये एक स्टेटमेंट है, इसकी को स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको वो प्रूव कर रहा है। ओके, तो अब आपने करना ये है कि जो स्लाइड नंबर 25 है बच्चों, जो कि काउंटिंग रूल्स में, इसमें मेन एप्लीकेशन है आपकी जो कम्बिनेशंस की, परमोटेशंस की, इन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक पासवर्ड चूज़ करना है अपने सिस्टम का, तो आपके पास कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस हो सकते हैं। अगर उसमें ऑर्डर मैटर करता है तब कितने कम्बिनेशन है, ऑर्डर मैटर नहीं करता तब कितने कम्बिनेशन। इसी तरीके से अगर आपने कोई टीम सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ लॉट ऑफ 100 और 200 और 300 और विद सर्टेन पैरामीटर्स, तो उन पैरामीटर्स को माइंड में रख के आप उस टीम के कितने कम्बिनेशंस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर मैटर करे या ऑर्डर मैटर ना करे, लाइक कम्बिनेशंस आपने कैसे लेने हैं और परमोटेशन, कम्बिनेशन और परमोटेशन को अप्लाई कैसे करना है, इस कंटेस्ट में ये जो लेक्चर नंबर, ये जो आपके सामने स्लाइड शो रहे हैं 25, इसको थोड़ा पढ़ के आइएगा। मैं इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए हम इंशाल्लाह अगले फिजिकल लेक्चर में इन चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, और लेक्चर 25 के बाद जब आप ये कर लेंगे तो फिर मैं आपसे असाइनमेंट शेयर कर लूँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इसके रेलिवेंट हम करेंगे इंशाल्लाह। तो मीनवाइल आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो वो आप एक्सक्यूज मी सर, टोटल कितने लेक्चर्स हैं? लेक्चर बेटा ये 32 तक चलेंगे। ये सारे आपके साथ जो वन ड्राइव लिंक मैंने शेयर किया था, 32 लेक्चर आपके पास मौजूद हैं इसके। तो ये हमने कंप्लीट करने हैं, और इसके साथ में एक एक्सरसाइज आपको अलग से भी दूंगा। एक तो एक्सरसाइजेज वो हैं जो बुक की आप अटेम्प्ट करते हैं, और दूसरी ये है कि इसके साथ कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप एज एन एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लेंगे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश करें कि ये जो लेक्चर मटेरियल है आपके पास, एटलीस्ट आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें, अच्छे तरीके से, और फिर एक्सरसाइज या असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रा गौर से किया करें। बाज़ का तो आपको एक फॉर्मेट या एक पैटर्न का या एक टॉपिक रेलिवेंट एक क्वेश्चन दिया जाता है, यू कैन फार्मुलेट मैनी अदर क्वेश्चंस एक्चुअली। मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने एक टेक्निक को अप्लाई करवाना होता है, उसका कंसेप्ट अप्लाई कराना होता है। बाकी क्वेश्चंस जितने बनाना चाहें वो आप भी बना सकते हैं, वो बुक में भी अवेलेबल होते हैं। तो कोशिश किया करें जो बुक की जो थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट किया करें, इससे आपकी लॉजिक, आपके कॉन्सेप्ट, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है किसी भी सब्जेक्ट में। तो असाइनमेंट मैं सर नेक्स्ट उस लेक्चर में आपसे शेयर करूंगा जब हम ये जो 25 लेक्चर के कंटेंट्स इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। जी जी बच्चे, हम दिया आपकी बात को जी, नहीं सुना। वो सर लेक्चर 24 उसमें है नहीं, उसकी सिर्फ वीडियो है। अच्छा, मैं ये शेयर कर देता हूँ आप लोगों से, अभी शेयर ओके कर सर। देता हूँ। ये इसी टीम पे मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, लेक्चर 24। चलिए, मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, ये लेक्चर 24 जो आप बता रहे हैं। और मीनवाइल कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।
सर लेक्चर नंबर 22 के जो एंड पे एग्जांपल दी हुई थी वो नहीं समझ आई। Let me see, lecture 20. आप देख रहे हो ये स्लाइड नंबर 15 में जो आप बात कर रहे हैं, यही जो अभी शो कर रहा हूं मैं। जी सर। हाँ, इसमें देखें आपके पास ना एक nth टर्म दी हुई है, एक ए के है और एक दूसरी बी के है। ए के जो है वो के प्लस वन है, जबकि बी के जो के माइनस वन है, और फॉर ऑल इंटीजर्स के है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज ए सिंगल समेशन और प्रोडक्ट। अब देखें जो पार्ट ए है ये सम हो रहा है दो सीरीज का, फाइनाइट सीरीज है उनका सम हो रहा है, जबकि पार्ट बी में ये प्रोडक्ट है, ये जो पाई है ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि समेशन सम को रिप्रेजेंट करता है। वो ये कह रहा है कि एक ही समेशन के नीचे इनको लेके आए दोनों को, यानी प्रोडक्ट में भी एक ही वो आपके पास वो बन जाए और समेशन में। तो मैंने आपको बताया है कि जब आप एक समेशन यानी दो समेशन को ऐड करते हैं या प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए ज़रूरी यह है कि अगर आप उनको एक समेशन में लाना चाहते हैं या एक प्रोडक्ट नोटेशन में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनकी जो इंडिसेस हैं या उनकी जो लिमिट्स हैं दे मस्ट बी सेम एक्चुअली, तभी आप उसको समेशन को कॉमन ले सकते हैं। तो अब अगर आप देखें, जब आप ए के को पुट करते हैं और के जो है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम एम टू एन दोनों केसेस में, तो यहाँ भी के वेरी कर रहा है फ्रॉम एम टू एन, सिंपल आप ए के और बी के की वैल्यू ऊपर से पुट कर रहे हैं। अब आप देखें कि दोनों में समेशन के इंडिसेस ऑलरेडी सेम है, दोनों में के इक्वल टू एम टू एन, के इक्वल टू एम टू एन। अब आप इस समेशन को कॉमन ले लें, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर ये समेशन के जो ये लिमिट्स हैं, अपर लोअर लिमिट्स, दोनों में फ़र्क होता, लेट्स से एक स्टार्ट हो रहा है के इक्वल टू वन, दूसरा स्टार्ट हो रहा है के इक्वल टू टू से, या उनके एंड पॉइंट डिफरेंट होते हैं, तो फिर आपको चेंज ऑफ इंडिसेस करना पड़ता है, वेरिएबल में कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसी करनी पड़ती है कि दोनों समेशन जो है उनकी लिमिट्स सेम हो जाती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दोनों केसेस में इनकी जो समेशन है वो सेम है, उनके उनके जो इंडिसेस हैं उनकी लिमिट्स वो भी सेम है। तो आपने कॉमन ले लिया इसको, तो आपने सम अप कर दिया। सेम गोज विद प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में भी इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं थी वैसे की प्रॉब्लम में। देखें प्रोडक्ट क्या है, के इक्वल टू एम टू एन है दोनों केसेस में, तो अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। एक यानी समेशन इंडेक्स और प्रोडक्ट इंडेक्स, इनको कॉमन लिया जा सकता है प्रोवाइडेड अपर और लोअर लिमिट्स उनकी सेम, ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आप होते हैं ना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसी तरीके से समेशन की सम की प्रॉपर्टीज हैं, स्केलर कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह प्रोडक्ट जो है इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो याद रखें कि दो टर्म्स, nth टर्म, दो सीक्वेंसेस जब उनके प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो वो एक प्रोडक्ट के नीचे तब मल्टीप्लाई होंगे जब प्रोडक्ट के इंडिसेस उनकी लिमिट सेम होगी। तो बाय चांस इन दोनों पार्ट्स में इनकी अपर लोअर लिमिट सेम है, अगर ये सेम ना होती तो फिर किसी एक पे आप चेंज ऑफ वेरिएबल ऐसे अप्लाई करते कि इनके इंडिसेस की लिमिट्स सेम करते आप, और सेम करने के बाद उसको कॉमन ले लेते। तो ये जो प्रोडक्ट है उनकी nth टर्म मल्टीप्लाई हो गई है अंडर द सेम प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है वो के एम टू एन है एक्चुअली। तो इसमें कोई और चीज़ तो नहीं आप कहना चाह रहे हैं? जी ठीक है सर। मैं एक्सरसाइज में थोड़े से डिफरेंट समेशंस इंक्लूड करूंगा, उनके जो इंडिसेस अपर लोअर लिमिट्स भी ज़रा डिफरेंट करूंगा। ये बुक में भी एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन है, तो आपने उसमें किसी एक में चेंज ऑफ वेरिएबल अप्लाई करनी होगी इस तरीके से कि समेशन के इंडिसेस सेम हो जाए एक्चुअली, ताकि समेशन को कॉमन लिया जा सके। और इस चीज़ को आप यूज़ करते हैं जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ेंगे शायद थर्ड सेमेस्टर में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें आप एक चैप्टर पढ़ेंगे पावर सीरीज सॉल्यूशन। उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स जब आप सॉल्व करेंगे, वहाँ पे पावर सीरीज इस तरह की सीरीज जो है अप्लाई करेंगे, और वो सीरीज जब आप डिफरेंट टर्म्स पे अप्लाई करेंगे तो उन सीरीज को सम करना पड़ेगा, आपस में एडअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये चेंज ऑफ इंडिसेस आपको बहुत हेल्प करेगी। चलें, अगर इसके अलावा कोई आपकी क्यूरी नहीं है तो फिर हम इसको सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं, और
मीनवाइल में लेक्चर 24 जो है वो अपलोड कर मेरे ख्याल में हो गया है शायद, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।